नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। इस समय उत्तरकाशी में हम लोग हैं। जैसा आपको मालूम है कि माघ मेला यहाँ पर चल रहा है और कल जैसा आपने देखा कि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने यहाँ पर आए और जिस तरह के गाने गाते हुए झूमते हुए उत्तरकाशी के लोग नजर आए थे। और आज उससे ज्यादा बड़ी और दिलचस्प आपको एक पूरी कहानी भी मैं बोलूंगा इसे, और एक ऐसी कहानी जो शायद कई युवाओं के लिए एक मोटिवेट करने वाली बात होगी। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित है और उत्तरकाशी में मुझे लगता है उत्तरकाशी का जो क्षेत्र है, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो पुराने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो प्रताप सिंह बिष्ट जी जो हैं संघर्ष, उन्हें जानते ना हो। और ये प्रताप सिंह बिष्ट संघर्ष, आप खुद सुन के हैरान हो रहे होंगे कि ये संघर्ष का क्या लॉजिक है और क्या उपनाम दिया गया है, पर आप सुनकर हैरान भी होंगे कि प्रताप सिंह बिष्ट संघर्ष कैसे बन गए और ये उपनाम कैसे दे दिया गया। हमारे साथ प्रताप सिंह बिष्ट जी हैं। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सर, ये संघर्ष क्या हुआ, ये उपनाम क्या हुआ, पहले वो मैं जानना चाहूंगा। अमित गोदियाल जी, आपने उत्तराखंड हलचल प्रारंभ किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामना है कि आपका ये चैनल फले फूले और आप ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहें और उत्तराखंड की या देश की जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं वो आपके चैनल के माध्यम से जब उठेगी तो उनका निराकरण भी होगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। संघर्ष, जैसे मेरा नाम है प्रताप सिंह बिष्ट संघर्ष, तो संघर्ष मेरे जीवन में संघर्ष रहा। मेरे पिताजी पटवारी थे और जब मैं केवल 3 साल का था तब मेरे पिताजी ने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दी थी और जो पैसा मिला वो उन्होंने छाम में एक विद्यालय खोला, जबकि वहाँ 20-25 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी जूनियर हाई स्कूल नहीं था। तो उन्होंने वो प्रयास किया और जितना पैसा मिला था सब उसमें लगा दिया, सामाजिक कार्य करते रहे। और हम जो 4 भाई थे, एक बहन, तो हम लोगों की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी और इतनी दयनीय कि जब मैं इंटर में पढ़ता था तो मेरे पिताजी 2 किलोमीटर गांव से चल के आते थे, तब शाम बाजार में किसी से 2 रुपए मांग करके तब मुझे बस का किराया देते थे। तो इतनी स्थिति रही। लेकिन अब वो विद्यालय अटल उत्कृष्ट शिव सिंह बिष्ट अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज छाम के नाम से है कंडीसौड़ में। और जब मैंने इंटरमीडिएट किया तो इंटरमीडिएट करने के बाद आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई करने के बाद कि मुझे मेरे पिताजी ने मेरे गांव के चाचा जी के साथ मुंबई भेजा। मैंने वहां 1.5 साल तक बड़ा स्ट्रगल किया, बड़े धक्के खाए और उसके बाद मैंने फिर वापस आकर के पढ़ाई शुरू की। और मेरे पिताजी 1984 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई और घर की स्थिति तब तक मेरी नौकरी लग गई थी बीएड करने के बाद। तो मैंने अपने छोटे भाई जो थे, जो मुझसे छोटा भाई, वो अभी कर्नल से रिटायर हुआ है, 3रा नंबर का वो डॉक्टर रहने के बाद जेडी ज्वाइंट डायरेक्टर से रिटायर हुआ है, चौथा भाई अभी दिल्ली में टीचर है। तो इन सब की जिम्मेदारी मेरे पास आ गई और इस ढंग का संघर्ष मेरे जीवन में रहा कि जब मेरा जो भाई इलाहाबाद में MBBS कर रहा था तो मुझे केवल 600 रुपए तनख्वाह मिलती थी, तो 500 रुपए उसके लिए भेजना पड़ता था और 100 रुपए में मैं किसी ढंग से अपना गुजारा करता था, बड़ी मुश्किल से। मेरी बड़ी लड़की बेसिक स्कूल में गांव में पढ़ती थी, मैं अपना परिवार साथ नहीं रख सकता था। तो वो सब भाइयों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी करना, वो सारी जिम्मेदारी, मतलब बड़ा स्ट्रगल जीवन में रहा। तो इसलिए मैंने अपना उपनाम संघर्ष रखा। तो संघर्ष ही बोलूंगा मैं आपको। आपने कहा कि पटवारी की नौकरी आपके जो पिताजी थे उन्होंने छोड़ दी, 3 साल की उम्र उस समय थी, तो क्या लगा? क्योंकि समाज सेवा करने के लिए बहुत से लोग, आज भी ये जो दौर बदला है, क्या मानते हैं उस समय की समाज सेवा और आज की समाज सेवा में कितना अंतर आया है? क्योंकि कई लोग हैं, कई युवा हैं। आपने बड़ी अच्छी, जब मैं चर्चा आपसे हो रही थी, आपने कहा कि उस दौरान तो मुझे लगता था कि शायद जो फादर साहब को आपके 2700 रुपए मिले थे उसमें बिजनेस कर देते, दुकान कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता, शायद दुकान आपके पास होती, घर आपका सही नहीं था। तो कई लोग उस समय जब समाज सेवा में आते हैं तो कई बड़े लोग भी आते थे, तो बड़ी शर्म और बड़ी उसके साथ आप बोलते थे कि ये लोग आते हैं कैसे, ये सारी चीजों। तो क्या लगता है वर्तमान और जो उस समय की समाज सेवा में क्या अंतर आया है? आज की और उस समय की जो समाज सेवा है
उसमें मुझे लगता है कि जमीन आसमान का अंतर है। अपवाद अब भी हैं, अपवाद तो अब भी हैं, लेकिन उस समय की जो समाज सेवा थी वो बड़ी निस्वार्थ होती थी और व्यक्ति का उसमें अपना स्वार्थ नहीं होता था। आज की समाज सेवा में व्यक्ति का अपना स्वार्थ ज्यादा है और समाज का जो हित है वो दूसरे नंबर पे है। हाँ, अपवाद अभी भी कुछ हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस समय ज्यादातर लोग निस्वार्थ भाव से और परहित से, समाज का हित हो उससे समाज सेवा करते थे। जैसे मैंने कहा कि जब मुझे बहुत समझ नहीं थी, तो मैं जब औरों को देखता था कि हमारी स्थिति इतनी खराब है, तो मैं पिताजी को मैंने एक बार कहा कि आपको जो 2700 रुपये मिले थे वो आपने सारे विद्यालय पे लगा दिए, क्योंकि उस टाइम 20-25 किलोमीटर दूर तक कहीं कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं था। तो मेरे पिताजी ने लोगों के सहयोग से वो जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की थी छाम में, और पूरे इलाके के लोग, इवन टिहरी और उत्तरकाशी के लोग भी वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तो वो बाद में मैंने कहा कि आपने थोड़ा सा भी यदि इसको लगाया होता कहीं व्यापार में तो हमारी थोड़ा आर्थिक स्थिति अच्छी होती, बाकी आप लगा देते विद्यालय पे, लेकिन आपने पूरा का पूरा जो है वो घर पे एक पैसा नहीं लगाया। हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई और हम वंचित रहे सुविधाओं से अपनी उस अवस्था में। तो मेरे पिताजी कहते थे, बेटे मुझे जो करना था, मुझे बड़ा संतोष है कि मैंने जो कुछ किया, और मेरी गरीबी के कारण यदि कोई मेरे घर पे नहीं आना चाहता तो मुझसे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जो कुछ किया वो समाज सेवा के लिए किया और मुझे इसकी बड़ी संतुष्टि है। और आज जब मैं उसके बाद जब मैं समझदार हुआ तो मुझे लगा, और जब इलाके के लोग मुझे मिलते हैं और बोलते हैं कि यदि आपके पिताजी ने वो स्कूल नहीं खोला होता तो हम इस पढ़े लिखे नहीं होते, हम नौकरी में नहीं होते और हमें ये सौभाग्य नहीं मिला होता है, तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और मुझे भी लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और उनके और मेरी माँ जी के कर्मों के फलस्वरूप हम लोग भी इस स्थिति में पहुंचे हैं। मैं प्रधानाचार्य से रिटायर हुआ, मुझसे छोटा भाई कर्नल से रिटायर हुआ, तीसरा भाई ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ से रिटायर हुआ, चौथा अभी दिल्ली में टीचिंग में है। तो ये सब मुझे मेरे माँ जी पिताजी के जो कर्म हैं, जो उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की, जो समाज हित किया, तो उसका प्रतिफल हमें मिला है और उसकी बदौलत हमें, और मुझे भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मुझे भी फिर मैंने देखा पिताजी ने इतना किया तो अपने भाइयों को पढ़ाने में, लिखाने में, उनके शादी ब्याह करने में मेरा जीवन संघर्ष में गुजरा है। बिल्कुल बिजी, ये बड़ी आपने बात की कि शायद उस दौरान पे आपको लगता हो कि फैसले गलत थे, नौकरी छोड़ने का फैसला आपके पिताजी का गलत था, पर आज हाँ आप कह सकते हैं कि वो जो फैसले उस दौरान थे शायद वो सही है और उनका जो कर्म थे उनका नतीजा आज मिल रहा है। सवाल उत्तरकाशी का, और ये आप सब सुनिएगा कि बेसिकली प्रताप सिंह बिष्ट जी टिहरी से हैं और टिहरी से उत्तरकाशी माइग्रेट कर जाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा क्यों। बहुत कम देखा गया कि जो शिक्षक हो जाता है, कोई अधिकारी हो जाता है, तो या तो वो देहरादून की ओर मूव करता है या कहीं और जाता है, पर आपने उत्तरकाशी की ओर रुख किया, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील इसलिए भी रहा, आपदाओं में सबसे ज्यादा झेली है, या मैं कहूं हर बार भूकंप, इतने बड़े बड़े भूकंप को झेला है। उसके बाद भी, और ये घर जिस घर पे हम बैठे हुए हैं वो भी आपदा के दौरान पे आपने खरीदा। ये बड़ा सवाल है कि ऐसा प्रेम क्यों, मतलब अब मैं क्यों इसलिए पूछ रहा हूं कि कई लोग जो अपना घर छोड़ देते हैं, उन्हें अगर नौकरी मिल जाती है वो बाहर की ओर रुख करते हैं, बिष्ट जी ने ऐसा क्यों किया कि वो पहाड़ पे ही और ऐसे इलाके में जो शायद टिहरी से ज्यादा संवेदनशील है उसमें आए? आजकल मैंने ये देखा कि यदि किसी के पास थोड़ा धन होता है तो वो नीचे मैदानी इलाकों की तरफ, या मैदानी मतलब हमारा उत्तराखंड में जैसे देहरादून की तरफ या कुमाऊं में हम देखें तो हल्द्वानी की तरफ वो रुख करता है। वहाँ घर बनाने का उसका एक सपना होता है, उस सपने को पूरा करने का प्रयास करता है। पर चूंकि मुझे ये लगा कि मुझे चूंकि पहाड़ से लगाव है, मेरे परिवार को भी पहाड़ से लगाव है, और उत्तरकाशी में मेरा जो है जीवन का अधिकांश समय उत्तरकाशी के विभिन्न क्षेत्रों में बीता। तो उत्तरकाशी एक शांत शहर है, उत्तरकाशी में लोगों में अपनापन है। उत्तरकाशी आपदा जैसे आपने बताई कि 2012 की वो नदी की बाढ़ आई, यहाँ पे वर्णावत आया, भूस्खलन, तो यहाँ पे ये आपदाएं और भूकंप यहाँ पे आते रहते हैं। लेकिन इसके
बावजूद जब जब ये आपदाएं आई उसके 1-2 साल तक तो लोग डरे सहमे रहते हैं, लेकिन उसके बाद उत्तरकाशी और प्रगति करता है और उत्तरकाशी में और निखार आता है। और यहाँ पे आध्यात्मिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी कार्य करने का बहुत अच्छा मौका है। छोटा शहर है, जल्दी आपकी यदि कोई कार्य करते हैं तो पहचान बनती है और आपको एक संतुष्टि मिलती है। और ये सब चीजें जो आपदाएं हैं तो ये देश में कहीं भी कभी भी कहीं आ सकती है, तो इनसे यदि हम डर गए तो हम आगे प्रगति नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे काम करने के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं, सुविधाएं हैं उस हिसाब से। तो मेरा कहना ये है कि भावी पीढ़ी के लिए भी कि हम कुछ ऐसा करें और इन चीजों से जो संघर्ष मेरे जीवन में रहा और ये जो चीजें हैं उनसे हम कुछ सीखें कि निस्वार्थ भावना से कैसे सेवा की जा सकती है और कैसे जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। माना कि इस जहां को गुलशन न कर सके हम, माना कि इस जहां को गुलशन न कर सके हम, कांटे कम कर ही गए गुजरे जिधर से हम, कांटे कम कर ही गए गुजरे जिधर से हम। तो मेरा ये मानना है कि हम कुछ अच्छा करते रहें जीवन में और हम पूरी दुनिया को या पूरे देश को या पूरे उत्तराखंड को तो बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करें। बहुत अच्छा नहीं बना सकते तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ हमारा थोड़ा इतना योगदान हो कि उसमें अच्छाइयाँ, सकारात्मक चीजें अच्छी हों। एक आखिरी सवाल बिजली मैं करूंगा आपसे। उत्तरकाशी एक पीड़ा भी है आपके मन में, और वो पीड़ा आप भी सुनिएगा, क्योंकि उत्तरकाशी में जब मैं आता हूं और हमेशा मुझे ऐसा लगता है, आपने एक अच्छी बात मुझे कही कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं, ये मैंने भी महसूस किया। पर दूसरी चीज यहाँ पर खड़ी हुई जो सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर रही, एक समस्या जो मेडिकल की आपने बताई, जो आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात बताई, और दूसरी बड़ी समस्या जो कूड़े का निस्तारीकरण अभी तक नहीं हो सका। हमने भी किया था, वो शायद रोड से हटा और ये बड़ा असर था कि उस खबर के बाद वो जरूर कूड़ा वहां से हटा, पर स्वास्थ्य सेवाएं और अब भी वो लगातार उस पीछे के हिस्से में। तो बिजी ये पीड़ा भी आपने वो झलक आपकी आंखों में थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? जहां तक कूड़ा निस्तारण की बात है, कूड़ा निस्तारण के लिए प्रयास तो हुए हैं, पर वो कूड़ा की समस्या उसमें कुछ कमी तो आई है, लेकिन पूरी तरह से उसका निराकरण नहीं हो पाया है, जो कि उत्तरकाशी के लिए एक बहुत बड़ी और ज्वलंत समस्या है कूड़ा निराकरण की। और उस समस्या का हल होना जरूरी है, वो तकनीकी रूप से हो या कैसे हो, लेकिन उसके लिए जो भी स्थान चुना जाता है वहाँ विरोध शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं, तो इसका ये बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा आपने स्वास्थ्य, हाँ, उत्तरकाशी में यदि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो जाए तो उत्तरकाशी में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर बाकी सब चीजें हैं, पर यहाँ पर जो योग्य डॉक्टर हैं वो आने से बहुत ज्यादा कतराते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे सभी डॉक्टर हो जाएं, योग्य डॉक्टर हो जाएं, स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाए, तो यहाँ पे इस उत्तरकाशी में बहुत बड़ा परिवर्तन एक देखने को मिल सकता है। और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो यदि अच्छी हो जाएं तो ये बहुत बड़ी सुविधा एक मिल सकती है। तो ये यहाँ का आखिरी संदेश मैं आपसे जरूर लूंगा। बिजी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव उत्तरकाशी ने भी देखे, आपने भी देखे। जैसे संघर्ष की कहानी उत्तरकाशी की है, वैसे आपका भी संघर्ष रहा है। क्या कहना चाहेंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो नौनिहाल हैं उनके लिए, और जो कुछ भी कर रहे हैं समाज के लिए, समाज सेवा का नाम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उत्तरकाशी में मैं एक और चीज बताऊं, यहाँ का जो सांस्कृतिक माहौल है और उत्तरकाशी में एक जो जीवंतता है वो हमेशा बनी रहती है। और जैसे महाशिवरात्रि हो गया, मंगशिर भगवान हो गया, इस प्रकार के भी सांस्कृतिक आयोजन यहाँ पे बड़े पैमाने पे होते हैं और बड़ी लोगों की, बड़े समूह की उसमें सहभागिता होती है। मैं नवयुवकों को ये संदेश देना चाहूंगा कि वो संघर्ष से बिल्कुल घबराएं नहीं और उनकी सकारात्मक सोच हो, और वो उनका जो है समाज के प्रति एक इस प्रकार का दृष्टिकोण हो कि हम समाज के लिए और देश को विकसित करने में हम कैसे एक नागरिक के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। और उनको जोखिमों से, जो अच्छी चीजें हैं उन जोखिमों से
उनको घबराना नहीं चाहिए और नशे की प्रवृत्ति से हमेशा दूर होना चाहिए। और उनको उन लोगों से जिन्होंने समाज में संघर्ष किया है, जिन्होंने समाज में कुछ सकारात्मक कार्य किए हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और देश के लिए, समाज के लिए, उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहिए। इन शब्दों के साथ निकलता है हर दिन का एक नया सूरज, निकलता है हर दिन का एक नया सूरज, यह बताने के लिए उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते, उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। तो नई पीढ़ी को भी समाज में अपना योगदान देने के लिए, समाज को और ज्यादा उजाला करने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। बिल्कुल। तो बिजी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और संघर्ष की पूरी कहानी और ये संदेश। वो कहते हैं ना कि एक सिक्का तबीयत से उछालो यारो, और कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, पर ये कोशिशें जारी रहनी चाहिए। हमने भी ये कोशिश की है उत्तराखंड हलचल के माध्यम से कि हम भी आगे बढ़ सकें और ये जो मूल मुद्दे हैं और ऐसे संघर्षों की कहानी जो है, जो बिजी जैसे व्यक्तियों ने लड़ाई लड़ी, और जीवन की लड़ाई हो चाहे अन्य लड़ाइयां हो, उसमें आज भी लड़ रहे हैं और काफी कुछ आगे होने वाला है। एक बड़ा वो भी आप बना रहे हैं जिसमें गढ़वाल और जो पुरानी हमारी चीजें हैं उसको लेकर भी एक लाइब्रेरी या संग्रहालय, मैं उसे बोलूंगा, संग्रहालय तैयार हो रहा है, जो जल्द आप उत्तरकाशी में देख पाएंगे। और जब स्टार्ट होकर जरूर दोबारा से हम बिजली के पास आएंगे और वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे। पर अभी यही है कि उत्तरकाशी में हम हैं, अभी कई और मुद्दे हैं जिन्हें उठाना है, जिन्हें आपके सामने रखना है। और आप भी ऐसे बने रहिएगा, इसे शेयर करते रहिएगा और ऐसे जुड़े रहिए और देखते रहिए उत्तराखंड हलचल।